हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे डिप्लोमा सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अपना जो इसके अंदर अपन पीएस फर्स्ट पढ़ेंगे, है ना। पीएस फर्स्ट, पावर सिस्टम फर्स्ट। इसमें क्या अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसे तो मैंने आपको क्लास में करा दिया रेगुलरली, लेकिन इसका वापस आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, किसी ने कोई नहीं क्लास नहीं ले पाए किसी कारण, तो अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है ना, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स यानी कि परिचय। इंट्रोडक्शन मीन्स यानी कि परिचय। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है? हाइड्रो यानी होता है आपका जल, ठीक है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है ना। हाइड्रो मीन्स हो जाएगा आपका जल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक यानी हो जाएगा आपका विद्युत, ठीक है ना। और पावर मीन्स हो जाएगा शक्ति, ठीक है ना। और प्लांट यानी हो जाएगा आपका संयंत्र। यहाँ की हिंदी हो जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या कहेंगे अपन? जल विद्युत शक्ति संयंत्र। तो हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं जल का यूज करते हैं। इसके अंदर होता है जो किस जल का यूज करते हैं, तो नदी का यूज करते हैं, कई जल का करते हैं, कई तालाब का जल का यूज करते हैं। तो इसके अंदर यानी कि जल द्वारा यानी कि विद्युत का प्रभाव किया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है आपका, इसके अंदर एक डैम बनाया जाता है। डैम के अंदर क्या करता है, पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर यानी कि एकत्रित करके पानी को, फिर अपन यानी पानी के अंदर क्या हो जाती है, एक तरह से गतिशील ऊर्जा हो जाती है। यानी कि गतिशील ऊर्जा आपकी इसके अंदर हो जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में पानी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर स्टोर करके तो एक तरह से आपका किस में हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे स्थिर ऊर्जा में आपका कन्वर्ट हुआ, तो वहां से डैम के थ्रू वहां से आपको पानी को पेन स्टोक की सहायता से टरबाइन पे गिराया जाता है। तो वापस क्या होता है, स्थिर अवस्था यानी स्थिर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से आपके टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या आपको क्या होता है, इसके अंदर एक सीधा पॉइंट ये आता है, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपको क्या करता है, स्थिर ऊर्जा को किस में बदलता है, गतिशील ऊर्जा में परिवर्तन करता है। स्थिर ऊर्जा को किस में करता है, गतिशील ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसके अंदर जो ऊर्जा के रूप में क्या रहेगा, इसके अंदर जल का प्रयोग करेंगे, यानी कि स्थिर जल को एक गतिशील जल में परिवर्तन करेगा, और फिर वहां पे क्या लगाता है, टरबाइन लगाता है। टरबाइन के द्वारा अपन विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जो टरबाइन होता है, टरबाइन इसके अंदर अपन 3 प्रकार के टरबाइन यूज करेंगे ना। टरबाइन जैसे स्मॉल क्या है, छोटा प्लांट है, तो उसके अपन क्या करेंगे, कैल्पाइन टरबाइन करेंगे। जैसे मीडियम साइज का है, तो उसके लिए अपन कौन सा, फ्रांसिस टरबाइन करेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर थोड़ा बड़ा है, तो अपन पेल्टाइन टरबाइन का यूज करेंगे। ये अपन आगे पढ़ेंगे ना। तो ये आपका बेसिक हुआ। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको किस पे, टरबाइन पे आ जाएगी। एक गतिशील एनर्जी है ना, किस पे आएगी आपकी, टरबाइन पे आएगी, ठीक है ना। टरबाइन पे आएगी। टरबाइन में क्या होती है आपकी, यांत्रिक ऊर्जा होती है भाई। यांत्रिक ऊर्जा टरबाइन में जैसे पानी गिरेगा, तो टरबाइन क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसकी जो शाफ्ट होती है, जिससे टरबाइन की शाफ्ट से क्या कनेक्ट होता है आपका, अल्टरनेटर कनेक्ट होता है। अल्टरनेटर से जो आउटपुट होता है आपका स्लिपिंग के माध्यम से फिर आपको यहाँ से 3 फेज सप्लाई प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले आपने ये क्या, स्थिर ऊर्जा किसमें बदला, गतिशील अवस्था में। गतिशील से किस पे पानी गया आपका, टरबाइन से गया, तो आपको वहां पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हुई। यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा आपका फिर क्या होता है, जनरेटर कह दो चाहे अल्टरनेटर कह दो। एसी उत्पन्न कर रहे तो एसी जनरेटर कह देंगे, और डीसी उत्पन्न कर रहे तो डीसी जनरेटर। तो आप यानी कि एक तरह से एसी जनरेटर को एक अल्टरनेटर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ का जो अल्टरनेटर की परिभाषा क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
तो यह पानी के द्वारा आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी टरबाइन पे, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें बदलेगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आपने क्या सीखा इसमें, सबसे पहले आपका स्टेज क्या है, जल। तो यहाँ पे डैम के अंदर स्टोर कर लिया, फिर उसको गतिशील कराया पानी को, वो गतिशील कराया, फिर टरबाइन पे गिराया, टरबाइन पे गिराया तो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हुई, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हुई तो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, फिर यहाँ से अपने ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या था, इंट्रोडक्शन था। और आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट खा लगाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट को ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर यानी आपका पथरीली पहाड़ी वाला इलाका हो, वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट को लगाते हैं। और जो यह प्लांट होता है जो दोनों लोड पे कार्य करता है, बेस लोड पे भी कार्य करता है और पीक लोड पे भी कार्य करता है। जब गर्मियों के दिन आते हैं, गर्मियों के दिनों में तो ये होता है जो आपका बेस लोड का काम करता है, और सर्दियों के दिनों में होता है जो पीक लोड का कार्य करता है ये प्लांट, ठीक है ना। ये चीज थी। तो अपन अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ये तो आपका था इंट्रोडक्शन बेसिक है ना। अगला पढ़ेंगे अपन सिलेक्शन साइट सिलेक्शन फैक्टर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है ना। यानी कि अपन को क्या करना है, साइट सिलेक्शन फैक्टर फॉर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए अपन को क्या जगह का अपन को सिलेक्शन करना है, यानी कौन सी जगह अच्छी होती है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जगह के लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर यानी कि पानी की उपलब्धता, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हो जाएगा जो आपका पानी का संग्रहण, पानी का संग्रहण होना चाहिए। और अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें पानी का शीर्ष, हेड ऑफ वाटर, हेड ऑफ वाटर। और अगला पॉइंट हो जाएगा जमीन की लागत, जमीन की लागत। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका बाहर केंद्र से दूरी, बाहर केंद्र से दूरी। और छठा पॉइंट हो जाएगा आपका पानी का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण हो जाएगा। और सातवां पॉइंट हो जाएगा आपका, सातवां पॉइंट हो जाएगा आपका जल विद्युत शक्ति गृह तक पहुंच, जल विद्युत शक्ति गृह तक पहुंच। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट हो जाएगा आपका जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे, जो जियोलॉजिकल जो सर्वे होती है उसको अपन देखो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन को जो सिलेक्शन फॉर द फैक्टर ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट, तो सबसे पहले यानी पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो यानी कि अपन को हाइड्रो पावर प्लांट को सिलेक्ट करने के लिए पानी की उपलब्धता कैसे, यानी कि ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर यानी कि
बारह में पानी बहता हो, तो वो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी आपको, कहते तो नदी के पास मिलेगी या पहाड़ी वाले इलाकों में, वहाँ पर तो यानी कि पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, ये नहीं है यानी कि बरसातों के दिनों में पानी हो या ऐसा नहीं, तो यानी कि वहाँ पर अपना ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, बारिश के दिनों में उस पानी को क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे डैम बना के, और अपन डैम के अंदर पानी को एकत्रित कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। पानी का संग्रहण, पानी का स्टोरेज करने के लिए क्या बनाएंगे अपन, डैम बनाएंगे, बांध। तो बांध आपका क्या होता है, दो प्रकार से बनाए जाते हैं। फर्स्ट प्रकार का तो आपका बनाया जाता है, जैसे बांध को बनाना है तो अपन को जैसे मिट्टी का बना लेते हैं, ठीक है ना, जैसे छोटा ही डैम है ना तो उसको अपन क्या मिट्टी से बना लेंगे, लेकिन जो बड़ा डैम होता है उसको अपन किससे बनाते हैं, रोडी कंक्रीट सीमेंट से उसको डैम से बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ना, उसकी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना, ऑपरेटिंग यानी कि जो प्रारंभिक जो प्राथमिक मूल्य होता है ना, उसका जो सबसे अधिक होता है सब प्लांटों से, इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो प्रारंभिक कॉस्ट होती है ना, जो अपन बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट होती है ना, जो सबसे अधिक होती है। लेकिन जो रनिंग कॉस्ट होती है ना, जो सबसे कम होती है इस प्लांट की, ये भी ध्यान रखना। एक तो आपकी प्रारंभिक मीन्स यानी कि आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है ना, जो सबसे अधिक होती है, लेकिन जो इसकी रनिंग कॉस्ट होती है जब जाके चलता है, जब जाके इसकी रनिंग कॉस्ट सबसे कम होती है। और इस प्लांट की एक खासियत ये है, और आप इसको 10 से 15 मिनट के अंदर इसके अंदर यानी कि पूर्ण लोड प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट में तो आप पहले ईंधन जलाओगे तो आपका बॉयलर गर्म होएगा, पानी गर्म होएगा, वो चीज़ नहीं है। इसके अंदर ओनली आपका कुछ भी नहीं है, यानी कि पानी को आपको गतिशील कराना है, गतिशील कराओगे तो टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन पे गिरेगा तो आपका मैकेनिकल एनर्जी बनेगी, मैकेनिकल एनर्जी बनेगी तो आपका वहाँ पर अल्टरनेटर कनेक्ट होगा, अल्टरनेटर के थ्रू वहाँ से अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपके दो पॉइंट समझ में आए, यानी कि पानी की उपलब्धता कहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पर आपकी नदी हो, ठीक है ना, तालाब हो, है ना, नदी हो, तालाब हो, वहाँ पे नहर का भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर यानी आपकी नहर बहती है वहाँ पे नहर का भी यूज करते हैं। एक्स्ट्रा आदि के अंदर अपने इसका यूज करते हैं। स्टोरेज पानी मैंने बताया आपको, डैम बनाकर इसका यूज कर सकते हैं। और जो इस पावर प्लांट की जो आयु होती है ना, आयु होती है इसकी 100 से 125 वर्ष होती है, यानी कि 100 साल से 125 साल तक इसका डैम है ना बिल्कुल ओके रहता है। इसके बाद में हेड ऑफ वाटर यानी कि शीर्ष के आधार पर जो प्लांट होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, हेड के अनुसार ये प्लांट होते हैं ना जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका यानी कि जो इसका प्लांट होता है ना, जो एक होता है लो शीर्ष होता है, मीडियम होता है, एक हाई होता है। जो लो शीर्ष होता है जो आपका 60 से कम होता है, 60 मीटर से ऊंचाई कम होती है किसकी, डैम की। लो शीर्ष वाला होगा ना आपका हेड के अनुसार, एक तो हो जाएगा लो हेड शीर्ष, ठीक है, और सेकंड हो जाएगा आपका मीडियम हेड शीर्ष, और तीसरा हो जाएगा आपका हाई हेड शीर्ष, ठीक है ना। जो लो हेड शीर्ष होता है जो आपका 60 मीटर से कम होता है, और जो मीडियम होता है उसका अंदर कितना हो जाएगा आपका 60 से और 120 मीटर हो जाएगा। और जो आपका हाई हेड शीर्ष हो जाता है वो 500 मीटर से अबाव होता है, 500 मीटर से अबाव के लिए होता है। अब जो लो हेड शीर्ष आता है, लो हेड शीर्ष यानी कि ये हेड किसके हिसाब से होगा, आपका डैम के हिसाब से होगा, यानी डैम की हाइट से अपन वो करेंगे, इसको जो नाप लेंगे ना डैम की हाइट से लेंगे। भाई लो हेड शीर्ष के अंदर डैम की साइज होगी जो कितनी होगी आपकी 60 मीटर तक होगी लगभग, अधिकतम 60 हो सकती है, उससे कम से कम 30 मीटर हो सकती है, ठीक है ना, अधिकतम 60 और कम से कम 30 मीटर उसकी हाइट हो सकती है डैम की। मीडियम के अंदर आपकी अधिकतम कितनी हो सकती है, 120 हो सकती है, कम से कम 60 हो सकती है, ठीक है ना। और जो हाई हेड होता है, हाई हेड के अंदर जो आपकी डैम की हाइट हो जाएगी कम से कम 120 हो जाएगी, और अधिकतम यानी कि आपके डैम के हिसाब से, यानी कि आप कितना बड़ा डैम बना रहे हो उसके अनुसार अपन अकॉर्डिंग उसके अनुसार लेंगे। जो लो हेड शीर्ष होता है उसके अंदर जो टरबाइन यूज करते हैं ना, तो उसके अंदर अपन यूज करते हैं भैया कैल्पाइन टरबाइन करेंगे, वो सॉरी पेल्टाइन टरबाइन करेंगे, पेल्टाइन टरबाइन होते हैं ना उसके अंदर यूज करेंगे। और दूसरा होता है आपका फ्रांसीसी टरबाइन करेंगे तीसरे के अंदर,
और इसके अंदर तीसरे सेकंड के अंदर इसके अंदर तो करेंगे अपन कैल्पाइन टरबाइन, ठीक है ना। और इसके अंदर करेंगे अपन फ्रांसीसी टरबाइन, और इसके अंदर करेंगे अपन पेल्टाइन टरबाइन। ये यानी जो लो शीर्ष हेड के लिए करते हैं कैल्पाइन करते हैं, मध्य शीर्ष के लिए फ्रांसिस करते हैं, और हाइड के लिए पेल्टाइन टरबाइन का यूज करते हैं। जमीन की लागत कैसी होनी चाहिए? जमीन की लागत आपकी सस्ती होनी चाहिए, ठीक है ना। और जमीन ऐसी होनी चाहिए यानी कि पथरीली होनी चाहिए, जो यानी कि आपकी पानी है उसको कम सोखे। ये नहीं आप जैसे कि दलदली जमीन में लगा रहे हो तो उसके अंदर पानी आपके अंदर यानी कि ज्यादा दिनों के अंदर ही उसके अंदर पूरा आपका जमीन उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए पानी होना चाहिए, जो इसकी जमीन की लागत होनी चाहिए कम होनी चाहिए, और पानी क्या होनी चाहिए? पहाड़ी वाले इलाकों में पथरीली वाली जमीन होनी चाहिए, जहाँ पर यानी कि पानी की जो एब्जॉर्ब कम से कम हो, ठीक है ना। पानी का बाहर केंद्र से दूरी यानी कि जो आपका लोड केंद्र रहेगा ना, ट्रांसमिशन केंद्र, तो उससे पास में होनी चाहिए जमीन। ये नहीं यानी कि जमीन के पास यानी कि ऐसी जगह जमीन हो आपका जो यानी कि लोड के अंदर बहुत दूर हो, तो यानी कि ऐसी जगह पर होना चाहिए। जैसे अपना कोटा में, तो कोटा से अपना पास क्या जयपुर पड़ता है, तो आसानी से अपन ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ये नहीं यानी कि ऐसी जगह पर हो जाए यानी आपका लोड केंद्र कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर हो, तो इतनी यानी कि आपकी फिर क्या कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रांसमिशन की। फिर आपका होता है पानी का प्रदूषण। पानी का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर पानी स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है ना। स्वच्छ पानी होना चाहिए, नहीं स्वच्छ पानी नहीं होगा ना तो आपकी जो टरबाइन की ब्लेड होती है ना, ब्लेड होती है वो क्या हो जाएगी आपकी, उस पर जंग लग जाएगी। और आपका जो पाइप होता है ना, जो अपन पाइप है उसके अंदर पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक को कहाँ पर कनेक्ट करते हैं? अपना जो वाल हाउस और टरबाइन के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो जो पेन स्टॉक हो ना, जो आपका किसका बना होता है? स्टील का बना लेते हैं, और या अपना आरसीसी का बना लेते हैं। तो इसके अंदर की जो स्टील का पाइप होता है उसके अंदर यानी जंगरोधी लेयर चढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर कई बार यानी कि पानी के अंदर क्या हो जाता है, फ्लोराइड टाइप का आ जाता है, तो वो पाइप को खराब कर देता है। तो यानी पानी यानी स्वच्छ होना चाहिए। जल विद्युत शक्ति गृह पहुंच, यानी जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से और आपका जहाँ पर जनरेशन कर रहे हैं उसके बीच में डिस्टेंस यानी कि कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका है जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि अपन को वहां पर यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ये होता है जिस जमीन के अंदर बांध का निर्माण किया जाता है, जिस जमीन के अंदर बांध का निर्माण किया जाता है वह जमीन यानी आपकी क्या होनी चाहिए? पथरीली होनी चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ये होता है यानी कि जिस जमीन के अंदर आप बांध यानी डैम, बांध मीन्स यानी क्या होता है आपका, यानी डैम मीन्स यानी क्या होता है? बांध। तो यानी जिस जमीन के अंदर आप डैम बना रहे हो ना, तो उसके अंदर यानी कि आपकी पथरीली वाली जमीन होनी चाहिए, पानी कम सोखना चाहिए। और बांध का भार वहन करने से यानी कि जो आपको जो डैम बना रहे ना उसको यानी कि वहन करने योग्य होनी चाहिए। ये नहीं आपने डैम बनाया यानी जमीन धंस गई, तो उस चीज को अपन बोलेंगे जियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि अपन खुद सर्वे करेंगे उसको, यानी कि जमीन कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले जो डैम बना रहे हैं उस जगह पर यानी कि आपका पथरीले वाला इलाका होना चाहिए, और यानी कि लोड को सहन करने योग्य होना चाहिए। किसका लोड सहन करेगी? डैम का लोड को सहन करने योग्य होना चाहिए, तो उसको अपन कहेंगे जियोलॉजिकल सर्वे कहेंगे, ठीक है ना। तो आपने आज क्या सीखा? आपने आज सीखा सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन सीखा। इंट्रोडक्शन के बाद में अपने साइट ऑफ सिलेक्शन फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर अपन यानी कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट था आपकी पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो पानी किससे लेंगे अपन? नदी से ले सकते हैं, तालाब से ले सकते हैं, नहर से ले सकते हैं, ठीक है ना। समुद्र का जल यूज नहीं करेंगे, समुद्र का जल क्या होता है? खारा होता है, इसलिए समुद्र का जल यूज नहीं करेंगे। और पानी को स्टोरेज करने के लिए अपन क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं, ठीक है ना। डैम मीन्स आपका बांध आ जाएगा। अब हेड ऑफ द वाटर को अपन को स्टोरेज करना है तो कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से करते हैं, लो हेड में, मीडियम में, हाई में। तो मैंने इनकी रेंज बता दी आपको। इसकी हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? 60 मीटर तक हो जाएगी, और इसकी जो हो जाएगी 60 मीटर से 120 मीटर तक हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी 120 मीटर से अबाउ,
120 मीटर से अबव हो जाएगा, ठीक है ना। जमीन की लागत के बारे में बताया था मैंने, कम से कम होनी चाहिए। बाहर के अंदर की दूरी, बाहर यानी लोड के अंदर से पास में होना चाहिए। पानी का प्रदूषण, पानी में कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट था आपका जल विद्युत शक्ति ग्रह पॉइंट और एक जियोलॉजिकल सर्वे। तो वापस समझ लो जियोलॉजिकल सर्वे क्या होती है। जियोलॉजिकल सर्वे वो होते हैं जहाँ पर आप हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण कर रहे हैं ना, वहाँ पर निर्माण यानी कि जहाँ पर अपन उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, एक तरह से लगा रहे हैं, वहाँ पर यानी जमीन क्या होनी चाहिए, पथरीली होनी चाहिए। पथरीली होनी चाहिए जैसे पानी कम से कम सोखे। और वो जमीन ऐसी होनी चाहिए जो अपन डैम बना रहे हैं ना, डैम का लोड को वहन कर सके, डैम के लोड को वहन कर सके। बनाते समय पानी को दूसरी ओर मोड़ सकने के लिए जमीन भी होनी चाहिए। ये नहीं अपने डैम बना दिया और उसके बगल में यानी कि कुछ जमीन भी नहीं है। जैसे आपका बरसात होने में अधिक पानी हो गया तो यानी कि वहाँ पर एक यानी कि ऐसा क्षेत्र भी होना चाहिए जहाँ पर अपन उसको पानी को स्टोर, पानी को सेकंड स्टोर में भी अपन कन्वर्ट कर सके। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन ने क्या सीखा इंट्रोडक्शन के बारे में, और आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सिलेक्शन यानी कि उसकी जमीन के सिलेक्शन के बारे में सीखा। ठीक है दोस्तों स्टूडेंट, धन्यवाद, थैंक यू।